हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हैं। तो आज हम जो हमारा एक चैप्टर है नया, प्रोड्यूसर ऑप्टिमाइजेशन एंड क्वांट आइसो क्वांट कर्व एनालिसिस, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम प्रोड्यूसर का जो इक्विलिब्रियम है, जो उत्पादक है, उसका संतुलन कहाँ होता है उसकी हम स्टडी करेंगे। और एक हम जो इसके अंदर स्टडी करेंगे वो हमारे पास है आइसो क्वांट कर्व की। आइसो क्वांट कर्व क्या होता है और ये किस तरीके से वर्क करता है। तो आइसो क्वांट कर्व हम बेसिकली बोलते हैं सम उत्पाद वक्र को। सम उत्पाद वक्र को हम बोलते हैं आइसो क्वांट कर्व। तो इसके हम स्टडी करेंगे किस तरीके से काम करता है और एक जो प्रोड्यूसर है, जो एक उत्पादक है, वो किस कंडीशन के अंदर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहेगा। ये चैप्टर आपका आज ही की क्लास में जो है फिनिश हो जाएगा। कंप्लीट चैप्टर आपका एक ही वीडियो के अंदर आ जाएगा। तो ये क्लास आपकी थोड़ी सी लेंथी होगी। चलिए फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है कि आपका जो आइसो क्वांट कर्व है ये क्या होता है। बेसिकली अगर हम बात करें आइसो क्वांट की, तो आइसो क्वांट क्या है, दो वर्ड से मिलकर बना है। एक हमारे पास है आइसो, जिसका मतलब है समान, या जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में इक्वल, और दूसरा हमारे पास है क्वांट, या जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटी, यानी कि हिंदी में हम इसको बोलते हैं मात्रा। कि एक ऐसा कर्व जो कि आपको उत्पादन के विभिन्न साधनों, यानी कि जो आपके पास डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उनके दिए होने पर आपको क्या है, एक इक्वल लेवल ऑफ प्रोडक्शन आपको देता है। कि आपके पास क्या है, दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। एक आपके पास मान लेते हैं हमारे पास लेबर है, और एक हमारे पास कैपिटल है। तो कैपिटल और लेबर के डिफरेंट कॉम्बिनेशन का जब हम यूज़ करेंगे तो ये हमें क्या है, इसका डिफरेंट कॉम्बिनेशन भी इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट हमें देता है। इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट हमें दिया जाता है। ऐसे कर्व को हम बोलते हैं आइसो क्वांट कर्व। कि आइसो क्वांट कर्व बेसिकली हमें दो अलग अलग कॉम्बिनेशंस के बारे में बताता है कि आप तो जब अलग अलग लेबर और कैपिटल दी हुई हो, तो जब हम उनको अलग अलग कॉम्बिनेशन के अंदर यूज़ करेंगे तो हमें एक इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट वो हमें प्रोड्यूस करके देंगे। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपके पास क्या है, लेबर है और कैपिटल है, ये हमें पास गिवन है, और ये हमारे पास क्या है, आउटपुट है। तो हम मान लेते हैं एक आपने लेबर यूज़ करी, 10 आपने कैपिटल यूज़ करी, तो भी आपका टोटल आउटपुट कितना है, 100 का है। मान लेते हैं आपने 2 लेबर यूज़ करी, 8 आपने कैपिटल यूज़ करी, तो भी आपके पास क्या है, 100 का आउटपुट है। 3 आप लेबर यूज़ करते हैं, कैपिटल आप यूज़ करते हैं 5, तो अभी आपके पास जो आउटपुट है वो कितने का है, 100 का है। तो ये चीज़ क्या शो करती है कि आपके पास जो लेबर और कैपिटल जो है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है, वो अलग अलग कॉम्बिनेशन के हैं। पहले हमने इसका कॉम्बिनेशन यूज़ करा है, 1 लेबर और 10 कैपिटल, तो आपका टोटल प्रोडक्शन कितने का है, 100 यूनिट का है। उसके बाद हमारे पास क्या है, 8 हमने कैपिटल यूज़ करी है, 2 हमने लेबर का यूज़ करा, तो भी हमारे पास जो टोटल प्रोडक्शन है वो कितने का है, 100 यूनिट का है। तो इस तरीके से आप जब डिफरेंट कॉम्बिनेशन का आप यूज़ करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, तो आपको जो अमाउंट है, जो आपको आउटपुट है, जो आपको उत्पादन है, वो आपको एक समान मात्रा में मिलता है। तो इस कॉम्बिनेशन को जिस कर्व के द्वारा शो किया जाता है उसको हम बोलते हैं आइसो क्वांट कर्व। इसके अंदर एक जो कंडीशन जो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं वो ये है कि आपका जो प्रोड्यूसर है, जो आपका उत्पादक है, जो आप प्रोड्यूसर होता है, वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कब होता है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन वो होती है जहाँ पर उसका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो, और कॉस्ट क्या हो, लोवेस्ट कॉस्ट हो। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं, जो आपका प्रोड्यूसर है उसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन, कि जहाँ पर एक प्रोड्यूसर को क्या है, मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट होता है। तो ये हमारे पास क्या है, आइसो क्वांट कर्व है। आइसो क्वांट कर्व जब हम पढ़ेंगे तो इसकी कुछ अजम्पशंस है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि इसकी कुछ मान्यताएं हैं। और मान्यताओं के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि
एक तो आपका टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा कि जब हम आइसोक्वांट कर्व को ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए हमें क्या है, टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 4 होते हैं, जैसे लैंड है, एक हमारे पास लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है। ये हमारे पास क्या है, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। तो इनमें से हम क्या है 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लेंगे, तभी हमारा ये लॉ क्या है काम करेगा। उसके बाद थर्ड जो हमारे पास सेकंड आता है वो आता है कांस्टेंट टेक्निक, कि जो आप टेक्निक यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन के अंदर, जो तकनीक आप यूज़ कर रहे हैं वो स्थिर रहेगी, उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। थर्ड जो इसके अंदर अजम्पशन है हमारी वो है डिविजिबल फैक्टर, कि जो आपके पास फैक्टर हैं वो डिविजिबल हैं, आप उनको छोटी छोटी क्वांटिटी के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। कि सपोज करिए हमारे पास क्या है कैपिटल है, तो वैसे तो अगर हम देखें तो मशीन को हम क्या है डिवाइड नहीं कर सकते, कि मशीन को अगर हम कैपिटल के रूप में लें तो हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते कि इसको, कि हमारे पास मान लीजिए एक मशीन है तो इस मशीन को हम ऐसा नहीं कर सकते कि आधी मशीन को तोड़ के हम अभी यूज़ करें और आधी को बाद में करें। लेकिन इसके अंदर हम ये अजम्पशंस लगा के चलते हैं कि आप मशीन का जो यूज़ है वो स्मॉल और जो लार्ज स्केल है, यानी कि छोटे और बड़े स्तर पर आप उसका उपयोग कर सकते हैं। फोर्थ हमारे पास अजम्पशन आती है कि पॉसिबिलिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, कि जो आपके पास लेबर और कैपिटल है उसको आप जो है वो एक के स्थान पर दूसरे का उपयोग सब्स्टिट्यूट आप उसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिए हैं, कि एक आपके पास क्या है लेबर दी हुई हो और एक आपके पास कैपिटल दी हुई हो, तो लेबर की जगह हम कैपिटल का उपयोग कर सकते हैं और कैपिटल की जगह हम लेबर का उपयोग कर सकते हैं, ये इसकी एक अजम्पशन है। उसके बाद आता है कि एफिशिएंट कॉम्बिनेशन, कि जो हम कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं वो एक एफिशिएंट कॉम्बिनेशन है और उसका जो फुली यूटिलाइजेशन आप रिसोर्सेज का कर रहे हैं, यानी कि जो आपके पास उत्पादन के साधन है आप उसका पूर्ण उपयोग कर रहे होते हैं। अब अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन की, तो एक्सप्लेनेशन बेसिकली हमें क्या है, सबसे पहले हम आइसोक्वांट शेड्यूल की हम बात करें कि आइसोक्वांट शेड्यूल क्या है। बेसिकली आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन के बारे में बताता है कि ये क्या है, डिफरेंट टाइप के संयोग हैं जो आपको क्या है सेम उत्पादन के बारे में बताएंगे। कि अगर आपको 100 वॉचेस का प्रोडक्शन करना है, 100 आपको घड़ियों का उत्पादन करना है, तो उसके लिए आपके पास 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, एक हमारे पास कैपिटल है और दूसरा हमारे पास क्या है लेबर है। तो इसके हम अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ हम क्या है प्रोडक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपको क्या है 100 यूनिट जो है वो वॉच की प्रोड्यूस करनी है, तो उसके लिए हम क्या है कॉम्बिनेशन ए को अगर हम यूज़ करते हैं, संयोग ए को अगर हम यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर क्या है हम 90 तो जो है हमारे पास जो 90 है वो कैपिटल का यूज़ करेंगे और 10 हम क्या है जो आपके पास लेबर है उनका यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या है, अगर हम कॉम्बिनेशन बी का यूज़ करें तो आपकी लेबर तो जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और कैपिटल आपकी क्या है कम हो जाएगी। कि कैपिटल आपने क्या है पहले से कम कर दी 60 और लेबर आपने क्या है इंक्रीज कर दी 20। उसके बाद आप अगर थर्ड कॉम्बिनेशन सी की बात करें तो आपने कैपिटल को क्या है और रिड्यूस कर दिया और जो लेबर है उसमें आपने चेंज कर दिया 10 का। तो इस तरीके के जो कॉम्बिनेशन है वो आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन तो हम शो कर रहे हैं कि कॉम्बिनेशन आपके पास ए है, बी कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर रहे हैं, सी कर रहे हैं और डी कर रहे हैं। और हर कॉम्बिनेशन के साथ क्या है आप लेबर और कैपिटल की क्या है अलग अलग यूनिट्स का आप यूज़ कर रहे हैं। पहले आप 90 और 10 का कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर रहे थे, 90:10 का, फिर आपने 60:20 का आपने यूज़ करा, फिर आपने 40:30 का यूज़ करा। लेकिन हर एक कंडीशन के अंदर जो आपका आउटपुट है, जो उत्पादन है, वो आपका कितना है 100। तो इसको बताता है आपका आइसोक्वांट जो आपके शेड्यूल है वो एक्सप्लेन करती है। उसके बाद हमारे पास आता है कि अगर हम इस आइसोक्वांट शेड्यूल को अगर हम डायग्राम की शेप में बनाएं तो वो हमारे के पास क्या है एक आइसोक्वांट कर्व बन के आता है। कि मान लेते हैं हमारे पास क्या है 2 एक्सिस हैं, एक हमारे पास ये जो कर्व है हमारे पास आइसोक्वांट कर्व इसके अंदर, कि हमारे पास क्या है 2 एक्सिस के दिए हुए हैं, एक ओ एक्सिस है जिसके ऊपर हमने लेबर को लिया है और एक हमारे पास क्या है ओ वाई एक्सिस है जिसके ऊपर हमने लेबर और कैपिटल को लिया है। तो अगर हम
इसके अंदर अगर हम पॉइंट्स को देखें तो पहला जो पॉइंट है वो हमारे पास आता है पॉइंट ए कॉम्बिनेशन की हम बात करें कि आपके पास कॉम्बिनेशन क्या है, ए कॉम्बिनेशन है, जिसके ऊपर आप क्या है 90 लेबर का यूज़ करते हैं और 10 आपके पास क्या है, सॉरी 90 आपके पास कैपिटल है और 10 आपके पास क्या है लेबर है। तो इनका जब आप यूज़ करते हैं तो आपका जो प्रोडक्शन आप करेंगे वो किसके इक्वल होगा, 100 यूनिट के। तो यहाँ पर आपने क्या है 90 को डिनोट कर लिया और जो ये कॉम्बिनेशन आपका बनता है ये हमारे पास बनता है किसका, 10 आपके पास क्या है लेबर है। उसके बाद आपने क्या है कॉम्बिनेशन बी का यूज़ करा। बी का कॉम्बिनेशन आपको क्या बताता है कि आपने कैपिटल की 60 यूनिट का यूज़ करा है और लेबर की आपने 10 यूनिट्स का यूज़ करा है। कि आपने क्या करा, ये है आपके पास 60 कैपिटल और 20 आपके पास क्या है लेबर है। तो आपने क्या करा, इस एक्स्ट्रा 10 यूनिट जो आपके पास ये हैं किसकी, लेबर की, इसको प्लस करने के लिए आपने 30 जो है वो यूनिट सेक्रीफाइस करी है किसकी, कैपिटल की। तो भी आपका जो इक्वल लेवल ऑफ प्रोडक्शन है वो आपको गिवन है। उसके बाद होता क्या है कि अगर आप और कॉम्बिनेशन सी पर जाते हैं तो कॉम्बिनेशन सी आपको क्या बताता है कि आप 40 यूनिट जो है कैपिटल की यूज़ करते हैं और 30 यूनिट आप लेबर की यूज़ करते हैं, लेकिन आपका जो प्रोडक्शन है वो कितना है आपके पास, इक्वल है। यानी कि ये आपका जो प्रोडक्शन है वो 100 के इक्वल ही आपका प्रोडक्शन होता है। उसके बाद कॉम्बिनेशन डी पे हम आते हैं और कॉम्बिनेशन डी जो हमें बताता है वो ये है कि अगर आप जो कैपिटल की 30 यूनिट का अगर आप यूज़ करते हैं तो लेबर की आपको 40 यूनिट जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी और आपका जो प्रोडक्शन है वो कितना है, हर एक कंडीशन के अंदर इक्वल है। जब आप इन पॉइंट्स ए बी सी और डी पॉइंट्स को अगर आप मिलाते हैं तो आपके पास एक कर्व बन के आता है, जिस कर्व को हम बोलते हैं क्या, ये हमारे पास जो कर्व बनता है इस कर्व को हम बोलेंगे आइसोक्वांट कर्व। ये हमारे पास क्या है, एक आइसोक्वांट कर्व है जो कि आपके इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट को बताता है। ये इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट कैसे है और ये आइसोक्वांट कर्व इस टाइप का कैसे होता है, इसकी बात जो डिस्कशन है इसका वो हम आगे करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो आता है वो आता है हमारे पास MRTS, या इसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ आइसोक्वांट कर्व। यानी कि अगर हम इसको हिंदी में बात करें तो हिंदी में हम इसको बोलते हैं सम उत्पाद वक्र का ढलान। हिंदी में हम इसको बोलते हैं सम उत्पाद वक्र का ढलान, या हम इसको बोलते हैं तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर, ये इसके दो डिफरेंट नाम हैं। तो ये बेसिकली क्या होते हैं हम वो देख लेते हैं। आपका बेसिकली जो आपका आइसोक्वांट कर्व है, आइसोक्वांट कर्व बेसिकली एक ऐसा कर्व है जो कि आपको एक फैक्टर का दूसरे फैक्टर के साथ आप जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उस दर को बताता है जो आपको गिवन लेवल ऑफ आउटपुट देता है। फॉर एग्जांपल कि जैसे हमारे पास क्या है सब्स्टिट्यूट की अगर हम बात करें तो सब्स्टिट्यूट को एक बार समझ लेते हैं कि सब्स्टिट्यूट आपके पास क्या होता है। कि हमारे पास क्या है कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें, ये हमारे पास क्या है कॉम्बिनेशन है, एक हमारे पास क्या है लेबर है और एक हमारे पास क्या है कैपिटल है, और ये हमारे पास क्या है आउटपुट दिया हुआ है। तो अगर हम कॉम्बिनेशन ए की बात करें तो कॉम्बिनेशन ए के अंदर क्या है कि आपके पास 10 लेबर हम यूज़ कर रहे हैं और 90 आप यूज़ कर रहे हैं क्या कैपिटल। तो आप 100 यूनिट का है, 100 यूनिट का है। उसके बाद हमारे पास बी है, कॉम्बिनेशन बी है जिसके अंदर हैं और यूनिट यूज़ करते हैं और आपकी कैपिटल जो है उसकी 60 यूनिट का जो है यूज़ किया जाता है, लेकिन आपका आउटपुट कितना है वो 100 यूनिट का है। उसके बाद कॉम्बिनेशन सी की अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशन सी आपके पास क्या है कि 30 आप लेबर यूज़ कर रहे हैं और जो आपने कैपिटल का यूज़ किया है वो कितना है
40 है। तो आपके पास टोटल प्रोडक्शन कितना है 100। ये आपके पास कॉम्बिनेशन डी है जहाँ पर आपका 40 लेबर है और 30 आपके पास क्या है कैपिटल है। तो भी आपका जो प्रोडक्शन है वो कितने का है 100 यूनिट का है। तो अब जो सब्स्टिट्यूशन की जो रेट है जिसको हम बोलते हैं कि MRTS कि जो आपका जो स्लोप है ये कर्व का वो इस टाइप का जो स्लोप कर्व है वो क्यों होता है कि जो आपका आइसो पॉइंट कर्व है वो इसका स्लोप जो है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होता है, इसकी हम एक्सप्लेनेशन एक बारी देख लेते हैं कि होता क्या है। बेसिकली अगर हम बात करें कि जैसे जैसे हमने मान लीजिए हमने कॉम्बिनेशन जो है वो ए यूज़ करा, तो ए कॉम्बिनेशन जब हमने यूज़ करा है तो कैपिटल की हमारे पास क्या है 90 यूनिट थी और जो आप लेबर की 10 यूनिट का आप यूज़ कर रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन हम ए पर है। उसके बाद क्या होता है कि आप जो है वो कैपिटल की कम यूनिट का यूज़ करते हैं, कैपिटल को आप माइनस करते हैं कितना 30, किसके लिए 10 एक्स्ट्रा लेबर के लिए, कि आप लेबर की 10 एक्स्ट्रा यूनिट जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए क्या है प्रोडक्शन करते हैं, जो आपका सेक्रीफाइस करते हैं आप कैपिटल की 30 यूनिट्स का। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपकी जो 30 यूनिट आपने माइनस करी है लेबर की, वो इस 100 में से आपकी 20 यूनिट का प्रोडक्शन कर रही थी। तो यहाँ पे कितना हुआ 100 में से आपने जो कैपिटल हटाई है तो उस कैपिटल के हटाने से कितना है 20 का माइनस हुआ, तो टोटल प्रोडक्शन आपका रह जाता है कितना 80 यूनिट। ठीक है, ये 80 यूनिट आपका प्रोडक्शन रह गया। कब? जब आपने कैपिटल को क्या करा है माइनस करा है कितना 30 यूनिट। बट जब आपने इसको माइनस करा तो आपने इस 30 यूनिट की जगह आपने क्या है प्लस कर दी कितनी यूनिट 10 की, किसकी लेबर की। तो लेबर ने क्या करा, जो इसने लॉस करा था ये क्या था 30 यूनिट के कारण 20 यूनिट लॉस था किसका प्रोडक्शन का। तो जब आपने एक्स्ट्रा 10 यूनिट का आपने यूज़ करा किसका लेबर का, तो आपने गेन करा है कितना 20 यूनिट्स प्रोडक्ट का। तो आपका जो है ये 80 यूनिट जो है इसी में हम प्लस कर देते हैं कितना, जो आपने ये 20 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करी। तो यहाँ पे 80 प्लस 20 हो जाता है और आपका टोटल प्रोडक्शन जो है वो कांस्टेंट रहता है 100 के इक्वल। तो आपका हर एक कंडीशन में ऐसे ही वर्क करेगा कि अगर हम बात करें सेकंड की कि अगर आप कॉम्बिनेशन सी यूज़ करते हैं, तो ये तो हमारे पास कॉम्बिनेशन बी की यहाँ तक हमने बात कर ली कि अगर हम बात करें इस कॉम्बिनेशन पे, तो अगर अब हम मान लेते हैं आपके सी कॉम्बिनेशन पे जाते हैं कि अगर आप लेबर की जो है वो एक्स्ट्रा 10 यूनिट का यूज़ करते हैं तो आप सेक्रीफाइस करते हैं किसका कैपिटल का, कितना कैपिटल की हम मान लेते हैं आपने 20 यूनिट का सेक्रीफाइस करा। तो फिर वही कंडीशन है कि जितना आपने इसको माइनस करा है कि कैपिटल की आपने 20 यूनिट माइनस करी, तो 20 यूनिट मान लेते हैं आपकी प्रोडक्शन कर रही थी 20 यूनिट कैपिटल प्रोडक्शन कर रही थी किसके इक्वल, मान लेते हैं आपका 20 यूनिट जो है उसी के इक्वल ये क्या है प्रोडक्शन कर रही थी। तो आपने फिर क्या करा एक्स्ट्रा 10 यूनिट जो है वो किसकी यूज़ करी है लेबर की। तो इसने तो क्या किया था ये तो हो गया लॉस, लेकिन ये 20 जो एक्स्ट्रा 10 आपने लेबर यूज़ करी है, तो ये जो आपकी लेबर है वो आपको क्या करके देगी गेन कितने का 20 का। तो ये क्या है आपका इक्वल लेवल ऑफ प्रोडक्शन ही आपका हर कंडीशन के अंदर होता है। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन की रेट है, इस सब्स्टिट्यूशन की रेट को हम बोलते हैं क्या MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, जो आपकी इस तकनीकी सीमांत प्रतिस्थापन की दर है वो। तो ये तो हमारा हो गया नॉर्मली कि हम इस तरीके से इस जो ये आपकी रेट है इसको हम निकाल सकते हैं। तो और इसको हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है उसके केस में हम इसको कैसे देखेंगे उसकी हम यहाँ पे एक बारी डिस्कशन कर लेते हैं उसके बारे में। तो वो उसकी अगर हम बात करें हम लेते हैं कि आपका दो कंडीशन हम लेते हैं, एक हमारे पास क्या है टोटल प्रोडक्शन है और दूसरा ये तो टोटल प्रोडक्शन है हमारे पास, और एक हम लेते हैं यहाँ पे लेबर और एक हम लेते हैं कैपिटल। तो सबसे पहले हम चेंज देखते हैं कि अगर आपकी लेबर जो है जो आपकी कैपिटल है अगर उसमें चेंज होता है, ये आपकी क्या है लेबर में चेंज कैपिटल में चेंज होता है और एक आपका क्या है लेबर में चेंज होता है, तो टोटल प्रोडक्शन जो है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि टोटल प्रोडक्शन में चेंज कितना आएगा। ये है आपका टीपी
अपॉन में जो डेल्टा के अपॉन जो के वो डेल्टा टी पी अपॉन में डेल्टा के इक्वल होता है किसके, डेल्टा टी पी अपॉन में डेल्टा एल के। यानी कि आपकी जो कैपिटल में कमी होने से कितना आपका टोटल प्रोडक्शन में कमी आई है। टोटल प्रोडक्शन में कमी आई है कब, जब आपने कैपिटल को क्या किया है, कम किया है। दूसरा ये हमें क्या शो करता है, टोटल प्रोडक्शन को में इंक्रीज जब आपने क्या है लेबर को क्या किया, इंक्रीज किया है। तो एक कंडीशन तो हो गई ये। तो अगर हम बात करें पहले इस कंडीशन की, तो ये कंडीशन हमें क्या शो करती है, ये हमें शो करती है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। और ये कंडीशन हमें क्या शो करती है, ये हमें शो करती है मार्जिनल प्रोडक्ट। यानी कि इसको हम हिंदी में क्या लिखेंगे, इसको हिंदी में हम लिखते हैं पूंजी की सीमांत उत्पादकता। और इसको हम क्या लिखते हैं, पूंजी की श्रम की सीमांत उत्पादकता। तो ये हमारे पास होता है। तो अगर मान लीजिए आपके पास क्या है, एक कैपिटल की अगर बता दी जाए कि आपके पास एक कैपिटल जो है, सिंगल कैपिटल जो है वो किसी गुड्स की कितनी, एक लेबर आपकी क्या है 10 यूनिट का प्रोडक्शन करती है। तो ये आपको बता दिया कि आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है एक लेबर की वो कितनी है, 10 यूनिट के इक्वल है। कैपिटल की ये है आपके पास 10 यूनिट के इक्वल है। इसी तरीके दिया जाए कि आपके पास जो एक यूनिट ऑफ लेबर है वो प्रोडक्शन कितने का करती है, 10 यूनिट्स गुड्स का। तो वो क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर आपको दी हुई है। तो अगर हम इस प्रोडक्टिविटी को अगर हम जो आपने जितनी भी यूनिट जो चेंज करी हैं कैपिटल की, अगर हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आया है हम उसको फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने कितना चेंज करा है, कि आपने जो यूनिट चेंज करी हैं वो आपने करी हैं 30। तो ये 30 क्या है, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किसको, एम पी के को, ये यहाँ क्या है हमारे पास एम पी के, इसको हम मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, डेल्टा के के साथ। डेल्टा के क्या है, जो आपने लेबर की जो यूनिट है उसमें जो चेंज किया है वो, कि आपने जो आपने कैपिटल की जो यूनिट है उसमें जो चेंज किया है उसको हम यहाँ पे शो करते हैं। तो मान लीजिए आपने जो कैपिटल है उसकी कितनी यूनिट चेंज करी है, 20। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 20। तो आपका जो टोटल प्रोडक्शन में चेंज आएगा वो कितने का आएगा, 200 के इक्वल। उसी तरीके से अगर आपने जो है लेबर है, लेबर की प्रोडक्टिविटी हमारे पास कितनी है, 10 हमारे पास दी हुई है। तो अगर ये 10 यूनिट्स हमारे पास दी हुई हैं और हम ये मान लें कि आपने जो लेबर है उसमें चेंज करा है कितने का, 20 यूनिट्स का ही। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 10 इंटू में 20, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इंटू में चेंज इन लेबर। तो ये आपके पास कितना आएगा, 200 के इक्वल। तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें निकल के आती हैं। एक तो आपके पास जो निकल के आता है वो एक इक्वेशन तो आती है हमारे पास ये, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। और एक इक्वेशन हमारे पास जो निकल के आती है वो आती है ये, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आपको मैं जो आगे है वो उन चीज़ों को समझा सकूँ। तो हमारे पास क्या है, दो इक्वेशन आई थी कि एक तो हमने निकाला था क्या, ऐसे डेल्टा टी पी अपॉन में डेल्टा के इक्वल होता है किसके, डेल्टा टी पी अपॉन में डेल्टा एल के। जब हमने इसको सोल्व किया तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास आई थी वो आई थी हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, और इसकी जो वैल्यू आई थी वो आई थी हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे किसके साथ, एम पी के
मल्टीप्लाई बाय डेल्टा के इक्वल है किसके, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर चेंज इन लेबर के। तो इससे क्या है, हम इसका जो रेशियो है वो निकाल सकते हैं कि ये तो बेसिकली हमें क्या है, ये हमें बताता है कि हमारा जो टोटल प्रोडक्शन जो है उसमें कितना डिक्रीज हुआ है उसको, कि आपका जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें कितनी कमी आई है, उस चीज़ को ये बताता है। और ये बताता है कि जो आपका टोटल जो प्रोडक्शन है उसमें कितना जो है वो इंक्रीज हुआ है, यानी कितनी उसके अंदर जो है इसके अंदर वृद्धि हुई है, उस चीज़ को ये बताता है। तो अब अगर हम इसको सेपरेट करें तो ये सेपरेट कैसे होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो आपका जो ये है एम पी के, ये तो डिवाइड में चलाया जाएगा यहाँ पे, और ये आपका क्या है इस डेल्टा के डिवाइड में चला जाएगा। तो आपका क्या आता है, डेल्टा के अपॉन में डेल्टा एल इक्वल है किसके, एम पी एल अपॉन में एम पी के। यानी कि आपके ये बताता है कि कितने यूनिट जो है आपके, अगर हम लेबर को इंक्रीज करते हैं तो आप कितने यूनिट जो है वो सेक्रीफाइस करते हैं किसकी, कैपिटल की। तो आपका जो टोटल प्रोडक्शन है वो क्या है आपका हर कंडीशन के अंदर इक्वल रहेगा। टोटल प्रोडक्शन यानी कि कुल उत्पादन आपका हर एक कंडीशन के अंदर स्थिर रहता है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, या इसी को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ आइसोक्वांट कर्व। तो ये हमारे पास आ गया कि ये आपका जो स्लोप है या जो आपका कर्व है वो इस तरीके का क्यों होता है। कि यहाँ पे आपका जो हम एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आप जो हर एक कंडीशन जो है आपकी, कि जैसे कि अगर मैं इसको एक टेबल से बना देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, कि यहाँ पे हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन की, कि जो टेबल हमने स्टार्टिंग में ली थी उसी टेबल की हम यहाँ पे बात करते हैं। एक हमारे पास लेबर है और एक हमारे पास कैपिटल है, और ये हमारे पास क्या है आउटपुट। ये हमारे पास कॉम्बिनेशन ए है जहाँ पर हम 10 लेबर और 90 कैपिटल का यूज़ कर रहे हैं, और जो आपके पास प्रोडक्शन है वो 100 का है। कॉम्बिनेशन बी की अगर हम बात करें कि आप लेबर की 10 एक्स्ट्रा यूनिट जो है आप यूज़ करना चाहते हैं, और इस 10 यूनिट एक्स्ट्रा लेबर यूज़ करने के लिए आप क्या है सेक्रीफाइस करते हैं किसका, 30 यूनिट जो आपके पास कैपिटल है उसका। तो आपके पास जो टोटल प्रोडक्शन है वो किसके इक्वल आएगा, 100 के इक्वल आएगा। तो उसके बाद क्या है, आप कॉम्बिनेशन सी की बात करें तो यहाँ पर आप क्या है 10 एक्स्ट्रा यूनिट और किसकी यूज़ करना चाहते हैं, लेबर की, और आप सेक्रीफाइस करते हैं इस बार 20 यूनिट जो है वो कैपिटल की। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे आपकी जो हम 10 एक्स्ट्रा लेबर यूज़ कर रहे हैं तो आप कैपिटल की जो सेक्रीफाइस यूनिट कर रहे हैं वो पहले से कम कर रहे हैं। पहले आप 30 कर रहे थे, उसके बाद आप 20 कर रहे हैं। और अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन डी की, तो कॉम्बिनेशन डी क्या बताता है कि अगर आप कैपिटल जो आप लेबर की 40 यूनिट अगर आप यूज़ करना चाहते हैं और एक्स्ट्रा 10 यूनिट, तो आप सेक्रीफाइस कितने का करते हैं, तो यहाँ पर भी आप सेक्रीफाइस करते हैं कितने यूनिट्स का, 10 यूनिट्स ऑफ कैपिटल का। कि आप हर एक कंडीशन के अंदर जैसे जैसे आप लेबर की 10 यूनिट्स को आप इंक्रीज कर रहे हैं, तो वैसे वैसे आप जो कैपिटल को जो छोड़ रहे हैं वो पहले से कम आप कर रहे हैं। तो जब आप इस कॉम्बिनेशन के साथ जब आप डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो आपके जो डायग्राम जब आप ड्रॉ करते हैं तो उसकी शेप जो आएगी वो आपकी आती है इस टाइप की, कि ये क्या है आपको इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट शो करेगा, और जहाँ पर आपकी जो शेप है वो क्या है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आता है आइसोक्वांट मैप। आइसोक्वांट मैप बेसिकली आपको क्या है एक ग्रुप ऑफ आइसोक्वांट कर्व बताता है, जिसको हम क्या बोलते हैं आइसोक्वांट मैप हम इसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये डायग्राम है जहाँ पर हमने ओ एक्सिस और ओ वाई एक्सिस को लिया है। ओ एक्सिस के ऊपर हमारे पास क्या है लेबर है, और ओ वाई एक्सिस के ऊपर हमने क्या है कैपिटल को लिया है। यहाँ पर हमारे पास क्या है डिफरेंट आपके पास आइसोक्वांट कर्व है, आइसोक्वांट 1, आइसोक्वांट 2 और आइसोक्वांट 3, जो कि आपको क्या है अलग अलग प्रोडक्शन का जो लेवल है वो बताते हैं। तो जब एक साथ आपको एक ही डायग्राम के अंदर
दो तीन जो आपको अगर हम मान लेते हैं आइसोक्वांट कर्व दिए हुए हैं, सम उत्पादन वक्र दिए हुए हैं, तो हम उसको बोलते हैं सम उत्पादन मानचित्र। इसको हम बोलते हैं सम उत्पाद मानचित्र या इसको हम बोलते हैं आइसोक्वांट मैप। उसके बाद हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोक्वांट कर्व कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं आपकी आइसोक्वांट कर्व की। एक तो जो हमारे पास आइसोक्वांट कर्व होता है वो आपका होता है स्लोप डाउनवर्ड, कि आपका जो आइसोक्वांट कर्व है उसकी जो शेप होती है वो आपकी क्या होगी, डाउनवर्ड स्लोप होगी। यानी कि इस तरीके की आपकी शेप इस कर्व की होती है कि जैसे हमने क्या है हमारे पास सेम है, हमारे पास OY एक्सिस है जहाँ पर हमने क्या है लेबर को लिया है और एक हमारे पास क्या है कैपिटल है। तो जो आपका आइसोक्वांट स्लोप है वो आपका क्या है लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग ये होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ये क्या होता है कर्व आपका होता है। यानी कि इसका जो ढलान है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। इसका इस तरीके का जो ढलान है वो होने का जो कारण है कि आप जब सब्स्टिट्यूट करते हैं एक कोर्स को तो आपकी जो पहले के लिए जो वैल्यू है वो आपकी क्या है कम होती जाती है। कि जैसे हमने निकाला था कि आप पीछे अभी हमने जो टेबल में देखा था कि मान लीजिए आप क्या है 10 यूनिट्स जो है वो इंक्रीज कर रहे थे किसकी लेबर की, तो लेकिन जो अब आप कैपिटल को छोड़ रहे थे तो पहले आपने 20 यूनिट छोड़ा, फिर आपने 30 यूनिट छोड़ा, फिर आपने 20 और फिर 10 यूनिट आपने माइनस करी। तो आपका जो सेक्रीफाइस है 10 एक्स्ट्रा जो हर कंडीशन में लेबर के लिए वो धीरे धीरे आपका कैपिटल का कम होता जाता है, क्योंकि एक टाइम पीरियड के बाद आपकी जो इंपॉर्टेंस है वो उस कोर्स के लिए कम हो जाती है। उसके बाद आता है हमारे पास आइसोक्वांट कर्व और कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। बेसिकली आपका क्या है आइसोक्वांट कर्व जो है वो 3 शेप का हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम जो बात करते हैं वो आपकी एक ही शेप की यहाँ पर हम बात करते हैं कि एक तो आपका होता है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कि आपका जो कर्व है वो जो ओरिजिन है यानी कि जो आपका O पॉइंट है इसकी तरफ आपका झुका हुआ होता है। एक आपका आइसोक्वांट कर्व जो है वो होता है कैसा स्ट्रेट लाइन, इस तरीके का आपका आइसोक्वांट कर्व हो सकता है, और एक आपका हो सकता है कॉनकेव टू द ओरिजिन, तो यानी कि इस तरीके का। तो ये आपके पास क्या है डिफरेंट आइसोक्वांट कर्व जो है उसकी शेप हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम शेप पढ़ते हैं वो आपकी सिर्फ हम पढ़ते हैं आइसोक्वांट कर्व जो है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। यानी कि जो आपका मूल बिंदु है उससे उन्नोत्तर यहाँ पर कॉन्वेक्स को हम बोलते हैं हिंदी में उन्नोत्तर। ये क्या है उन्नोत्तर हमारे पास आइसोक्वांट कर्व होता है। इसका मेन कारण जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया वही है कि जो आपकी रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पे आपकी कंटिन्यूसली डिमिनिशिंग होती है, कि आप जब जो आप कैपिटल छोड़ रहे हैं उसके रेट आपके लिए क्या है हर एक कंडीशन में कम होती है। कि मान लीजिए आपने क्या है आप जब ये एक्स्ट्रा यूनिट किसकी 10 एक्स्ट्रा यूनिट आप यूज़ करना चाहते हैं लेबर की, तो आप सेक्रीफाइस कितना करते हैं, पहले आप कर रहे हैं -30 का, तो आप ए पॉइंट से कहाँ पर आ जाते हैं पॉइंट पी के ऊपर। उसके बाद आप मान लीजिए आप एक्स्ट्रा और 10 यूनिट यूज़ करना चाहते हैं लेबर की, तो आप सेक्रीफाइस कितने का करते हैं -20 का। उसके बाद आप क्या है थर्ड कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें, थर्ड कॉम्बिनेशन के अंदर क्या है आप सेक्रीफाइस करते हैं -10 यूनिट्स का, और आप गेन भी कितना करते हैं लेबर का जो +10 का। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे आप लेबर की एक एक्स्ट्रा यूनिट को आप यूज़ कर रहे हैं तो आप जो कैपिटल की यूनिट आप जो लॉस कर रहे हैं वो आप कम कर रहे हैं धीरे धीरे। पहले आपने 30 करी, 30 से आप 20 पे आए और फिर 10 पे, तो आप कंटिन्यूसली जब इस तरीके से आप कम करते हैं तो ये आपको शो करती है कि यहाँ पर जो आपकी इम्पोर्टेंस आपके लिए वो कम होती जा रही है किसकी लेबर की, किसके कंपैरिजन में कैपिटल के कंपैरिजन में। तो जब आप इस कर्व को ड्रॉ करेंगे तो एक कर्व जो आपके पास बन के आता है इन तीनों पॉइंट्स को जब आप ऐड करेंगे ABCD और E, जो आप इन सभी पॉइंट्स को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या है कर्व बन के आता है जिसकी शेप क्या है आपके पास कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन आपकी शेप होती है, जो कि आपको इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट यहाँ पे शो करती है। उसके बाद हमारे पास आता है
टू आइसो क्वांट कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इससे पहले आपको मैं ये बताऊं, इससे पहले हम ये वाली जो हमारे पास आइसो क्वांट कर्व है, अगर आप ये समझेंगे तो उसके बाद आपको जो लास्ट आइसो क्वांट कर्व है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पे आपका जो आइसो क्वांट कर्व है कि हायर आइसो क्वांट कर्व जो है वो शो करता है हायर लेवल ऑफ आउटपुट को। कि हम मान लेते हैं कि आपके पास क्या है, ये एक डायग्राम है, ओ हमारे पास क्या है, ओ एक्सिस है जहाँ पे हमने क्या है लेबर को लिया है, और एक हमारे पास ओ वाई एक्सिस है जिसके ऊपर हमने कैपिटल को लिया है। तो ये इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास आइसो क्वांट कर्व जो आपके पास 1 है, ये आपके पास क्या है आइसो क्वांट 1 है जो कि आपको 100 यूनिट ऑफ आउटपुट शो कर रहा है, तो ये कहता है कि आपके पास जो ऊपर आइसो क्वांट कर्व जो है वो 200 यूनिट को शो करेगा कि आइसो क्वांट कर्व जो है वो 200 को, और जैसे जैसे आपका हायर आइसो क्वांट कर्व जो है ऊपर की तरफ जाता रहेगा तो ये आपको क्या शो करेगा, हायर लेवल ऑफ आउटपुट शो करता है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर दिखाते हैं कि आपका जो जितना भी जो आपका आइसो क्वांट कर्व जो ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे वो आपको हायर लेवल ऑफ आउटपुट बताते हैं। सेम चीज़ को हमने इस डायग्राम में भी लिया है कि आपके पास जो ओ एक्सिस है और ओ वाई एक्सिस है कि ओ एक्सिस के ऊपर हमने लेबर को और ओ वाई एक्सिस के ऊपर हमने कैपिटल को शो किया है कि अगर आप 100 यूनिट ऑफ आउटपुट अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए आपने यूज़ करा है क्या, ओके लेबर, सॉरी ओके कैपिटल और ओ एल लेबर। तो अगर आपको जो अपना प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना है 200 यूनिट का, तो आप क्या है लेबर और कैपिटल की एक्स्ट्रा यूनिट का आप प्रोडक्शन करते हैं, और जो आपके पास A1 पॉइंट है ये किसको शो करता है, ये हायर लेवल ऑफ आउटपुट को शो कर रहा है कि अगर आप IQ1 के ऊपर प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो वो क्या है आपको हायर लेवल ऑफ आउटपुट शो करेगा। तो एक जो हमारे पास यहाँ पे समझने वाली बात है वो हमारे पास क्या है इस कर्व के अंदर हम लेते हैं कि ये कर्व हमें क्या शो करता है कि आपके जो आइसो क्वांट कर्व है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। इसका कारण क्या है, हम इसकी यहाँ पर एक बारी हम बात कर लेते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास क्या है, दो एक्सिस है हमारे पास, एक ओ एक्सिस है जिसके ऊपर हमने लेबर को लिया है, और एक हमारे पास क्या है ओ वाई एक्सिस है जिसके ऊपर हमने कैपिटल को लिया है। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे दो आइसो क्वांट कर्व हैं। इसको मैं एक अलग डायग्राम से साथ के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये हमारे पास क्या है ओ एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या है एक आइसो क्वांट 1 है जिसके ऊपर आपका जो प्रोडक्शन है वो 100 का है, और एक ये हमारे पास क्या है आइसो क्वांट 2 है जो कि आपका शो कर रहा है 200 लेवल ऑफ आउटपुट को। तो अगर हम बात करें इसकी इस एस पॉइंट की, तो एस पॉइंट हमें क्या शो करता है कि दोनों आइसो क्वांट कर्व आपको इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट को बता रहे हैं। अब हमें ये समझने में प्रॉब्लम होगी कि ये हमारे पास कौन सा लेवल है, क्या ये इसके ऊपर हमारा उत्पादन जो है 200 है या 100 है, ये इस चीज़ को हम यहाँ पे डिटरमाइन नहीं कर सकते। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि अगर हम बात करते हैं इस पॉइंट की, तो ये हमारे पास क्या है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं बी। ये हमारे पास क्या है, इसको हम नाम देते हैं बी और ये हमारे पास क्या है ए। कि अगर हम मान लीजिए इस पॉइंट की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो आपका आइसो क्वांट कर्व है वो क्या है लोअर है, और अगर हम बात करें इस ए पॉइंट की तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है हायर हो जाता है। इसी तरीके से ये अब बी पॉइंट आपके पास क्या है, यहाँ पर तो क्या है हायर है, और यहाँ पर ये वाला जो बी पॉइंट है ये क्या है यहाँ पर लोअर है। तो ये क्या है एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि आपका जो आइसो क्वांट 1 है वो हमें प्रोडक्शन कितने का शो कर रहा है 100 का। तो अभी हमने जो पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी उसमें जो हमें लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग क्या था कि आपका जो हायर आइसो क्वांट कर्व है वो हायर लेवल ऑफ आउटपुट को शो कर रहा है कि ये हमारे पास 100 था, ये हमारे पास 200 है और ये 300 के इक्वल है। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि आपका जो
अगर हम इस बात कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो 100 है वो प्रोडक्शन को ज़्यादा शो करना चाहिए, और जो आपके पास ये लोअर है ये आपका कम प्रोडक्शन को शो करना चाहिए। बल्कि यहाँ पे जो कंडीशन है वो क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो सिचुएशन हमारे लिए जो है समझना डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए एक इसकी हम प्रॉपर्टी मान के चलते हैं कि दो आइसो क्वांट कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो ये आपके पास। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास आता है रिज लाइंस। कि रिज लाइंस हमारे पास क्या होती हैं, इसको हम हिंदी में जो है वो रिज लाइंस जो है वो बोलते हैं। कि रिज रेखाएं क्या होती हैं, ये बेसिकली क्या है, जो आपका उत्पादन संभावना, जो आपका सम उत्पादन वक्र है जिसको हम आइसो क्वांट कर्व बोलते हैं। कि अगर मान लीजिए ये आपका आइसो क्वांट कर्व है तो इसके एक एरिया को शो करती है कि आपके पास ये क्या है, एक एरिया है। तो आपका जो ये क्या है, एक इकोनॉमिक रीजन है जिसके अंदर एक अगर प्रोड्यूसर जो है वो प्रोडक्शन करता है तो उसका जो प्रोडक्शन है वो उसके लिए प्रॉफिटेबल होगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये आपके पास ए पॉइंट है और ये पी पॉइंट है, तो अगर वो इससे ज़्यादा यानी कि इससे बाहर अगर वो प्रोडक्शन करता है तो उसका जो प्रोडक्शन है वो लॉस में शो करेगा। तो जो कि आपको एक कॉम्बिनेशन या आपको एक ऐसी बाउंड्री शो करके दे जो कि आपको बताए कि आपकी इकोनॉमिक लिमिट्स क्या है प्रोडक्शन करने की। एक जो आपकी प्रोडक्शन की लिमिट जो है इकोनॉमिकली, उसको हम जो डिटरमाइन करती हैं उसको हम बोलते हैं रिज लाइंस। कि आपकी क्या है, जो आपके पास ये ए पॉइंट है, उसके बाद अगर मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक और आइसो क्वांट कर्व है, इसके ये पॉइंट्स हैं हमारे पास। तो आपकी कुछ लाइनें, दो लाइनें क्या है आपकी, इस तरीके से हम इसमें ड्रॉ करते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से आपका इकोनॉमिक रीजन्स को बताती हैं कि अगर कोई भी जो प्रोड्यूसर है वो इन सी और जो आपके पास डी लाइन है, अगर इनके अंदर जो प्रोडक्शन करता है तो उसको इकोनॉमिकली प्रॉफिट होते हैं। लेकिन अगर इन लाइनों से बाहर अगर प्रोडक्शन किया जाता है तो इकोनॉमिकली वो क्या है, प्रोड्यूसर के लिए लॉस होंगे। तो किस तरीके से वर्क करते हैं, इनको हम एक डायग्राम जो है उससे समझते हैं। कि हमारे पास क्या है कि दो हमारे पास एक्सिस हैं, एक हमारे पास ओ एक्सिस है और एक हमारे पास क्या है, ओ वाई एक्सिस है। ओ एक्सिस के ऊपर हमने लेबर को लिया है और ओ वाई एक्सिस के ऊपर हमने लैंड को लिया है। कि मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, तीन आइसो क्वांट कर्व हैं, आइसो क्वांट 1, आइसो क्वांट 2, ये हमारे पास है आइसो क्वांट 2 और ये हमारे पास है क्या, आइसो क्वांट 3। ये हमारे पास है, इनके कुछ पॉइंट्स हमने रखे हैं कि पॉइंट ए बी सी और पॉइंट डी ई, और ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। अगर इन पॉइंट्स को मिलाते हैं हम तो दो लाइनें हमारे पास ड्रॉ होती हैं। एक को हम बोलते हैं, एक को हमने नाम दिया है आर और एक को हमने दिया है एल। अगर आप इन दोनों लाइंस के कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसको हम बोलते हैं रिज लाइंस, यानी कि इसको हम हिंदी में बोलेंगे रिज रेखाएं जो है ये वो होती हैं। तो किस तरीके से हम ये बात कर रहे हैं कि अगर आपका जो प्रोडक्शन है अगर उसको एक लेवल से ज़्यादा बढ़ाया जाएगा तो लॉस होगा। देखिए हम बात करते हैं, अगर जो आपके पास पॉइंट है क्या, हम बात करते हैं इस पॉइंट सी की, कि अगर आपके पास लेबर हमने लगाई है क्या, R3, कि OR3 जो 3 है ये अगर हम लेबर यूज़ करते हैं, ठीक है, और इसके साथ हमने जो कैपिटल यूज़ करी है वो करी है OM3। तो OM3 जो हमने लैंड जो है उसका यूज़ करा है, कैपिटल नहीं है हमारे पास, हमने इसका लैंड का यूज़ किया। तो इन दोनों के इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करके जो हम प्रोडक्शन कर पा रहे हैं वो हम प्रोडक्शन कर पा रहे हैं कितनी, 60 यूनिट्स का। यानी कि ये हमारे पास क्या है, एक हायर आइसो क्वांट कर्व है जो कि हमें बताता है किसको, कि यहाँ पर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी गुड्स का कितना, 60 यूनिट का। लेकिन मान लीजिए आप अगर इस OM3 से ज़्यादा जो है लैंड लगाते हैं OM4, लेकिन आपका जो प्रोडक्शन है वो क्या होता है, पहले से कम हो जाएगा, क्योंकि पहले से नीचे वाले जो आइसो क्वांट कर्व है उसके ऊपर वो टच करता है। तो यहाँ पर क्या है, आपका जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। कब, जब आपने क्या है, सेम लेबर के साथ आपने ज़्यादा लैंड का यूज़ करा। कि आपकी लेबर जो है वो तो कितनी थी, OR3 थी, लेकिन आपने जो लैंड है उसको क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। तो इससे आपकी एक तो क्या है, कॉस्ट बढ़ जाएगी, दूसरा आपका जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन आपका क्या है, पहले से कम हो जाता है।
तो एक तो हमारे पास कंडीशन ये है कि आप जब इतने इस सी पॉइंट पे या इस सी पॉइंट से अगर आप नीचे का कोई कॉम्बिनेशन आप यूज़ करते हैं तो आपका जो टोटल प्रोडक्शन है वो उसमें आपको प्रॉफिट होते हैं। लेकिन अगर आप इससे बाहर प्रोडक्शन करने जाते हैं, कि अगर आप इससे बाहर यहाँ पर कहीं प्रोडक्शन करने जाते हैं तो आपको क्या होंगे, लॉस होंगे। तो ये कहता है कि जो आपके पास ऑप्टिमम कंडीशन है वो किसके बीच में है, सी और एफ पॉइंट जो है आपका उसके बीच में। कि आप जो आपके पास आइसो क्वांट कर्व 3 है ये, तो इसके आप सी और एफ पॉइंट के बीच में आप क्या है कॉम्बिनेशन यूज़ करें, किसका, लेबर और लैंड का। तो आप क्या है एक हायर लेवल ऑफ आउटपुट यानी कि 60 यूनिट का आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपने अगर इससे ज़्यादा आपने जो लैंड है उसको यूज़ करा तो आपको क्या होंगे, लॉस होंगे और आप पहले से कम प्रोडक्शन कर पाएंगे। यानी कि आप चले जाएंगे कहाँ पर, अभी तो आप आइसो क्वांट 3 पर हैं जो कि आपको 60 यूनिट का प्रोडक्शन बताता है, लेकिन अगर आपने लैंड की OM4 यूनिट का अगर आप यूज़ करते हैं तो आप प्रोडक्शन करते हैं पहले से कम यानी कि 40 यूनिट का, और आप चले जाते हैं कहाँ पे, आइसो क्वांट 2 कर्व के ऊपर। ये हमारे पास क्या है, आइसो क्वांट 2 कर्व है जो कि आपको लोअर जो रेट है वो उसकी बताता है प्रोडक्शन की। तो एक तो हमारे पास ये होता है। दूसरा हम कहाँ से देख सकते हैं, दूसरा हम इसको देख सकते हैं कि मान लीजिए आपकी जो लैंड है वो आप यूज़ कर रहे हैं कितना, ON1, कि आप ON1 जो है लैंड का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि आप भूमि का यूज़ कर रहे हैं ON1। और ON1 अगर आप भूमि का यूज़ कर रहे हैं तो आप आइसो क्वांट अगर हम 3 की बात करें तो इसके ऊपर आप ON लैंड का यूज़ करके और OL3 अगर आप लेबर का यूज़ करते हैं, यानी कि अगर आप श्रम का यूज़ करते हैं तो आप जो टोटल प्रोडक्शन है वो आप कर पाते हैं 60 यूनिट का। लेकिन अगर इससे ज़्यादा अगर आप मान लीजिए इसी जो लैंड है आपके पास ON1, इसके साथ आप यूज़ कर रहे हैं क्या, जो अपने लेबर की नई यूनिट यानी कि OL4 तक अगर आप इंक्रीज़ करते हैं तो आपका जो टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होने के बजाय वो क्या होता है, कहाँ पर चला जाएगा, IQ2 के ऊपर, और आपका टोटल प्रोडक्शन कितना हो जाता है, 40। यहाँ से अगर आपने जो है वो ज़्यादा लेबर का यूज़ करा कि आपने इस L3 से L4 के ऊपर अगर आप जाते हैं तो आपका टोटल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ होने की बजाय वो क्या होगा, डिक्रीज़ होकर कितना हो जाएगा, 40 यूनिट आपका हो जाता है। तो ये बोला गया है कि आप क्या है, ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं डिफरेंट इंडिफरेंस करके, कि आप इन्हीं पॉइंट्स के अंदर आप क्या करें, प्रोडक्शन करें। तो ये जो आपके पास तो लाइन है, एक आपके पास R और एक L जो लाइन है जिसको हम बोलते हैं रिज लाइन। तो ये जो रिज लाइन है वो आपको क्या है, एक इकोनॉमिक एरिया के बारे में बताती हैं, जो कि आपको क्या है, बताते हैं प्रोडक्शन के बारे में, कि आप इस दायरे के अंदर आप प्रोडक्शन करते हैं तो आप क्या है, जो एक एफिशिएंट तरीके से आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, और जहाँ पर आपकी जो कॉस्ट है वो कम होती है और जो आपका प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादा होता है, और आपका प्रॉफिट भी क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। तो ये एरिया के बारे में हमें रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है आइसो कोस्ट लाइन। आइसो कोस्ट लाइन बेसिकली क्या है, एक जो हमारे पास प्रोडक्शन है उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन को शो करती है। जब जो आपका प्रोड्यूसर है उसको एक गिवन बजट जो है उस कॉस्ट का वो दिया हुआ हो, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो आपके पास आइसो कॉस्ट लाइन है वो दो फैक्टर्स के उन कॉम्बिनेशन को शो करती है, जो कि एक फर्म की एक इक्वल लागत के ऊपर, जो इक्वल कॉस्ट है उसके ऊपर वो अचीव कर सकती है। कि ये क्या शो करती है कि मान लीजिए किसी कोई आपके पास प्रोड्यूसर है और उसके पास क्या है, 100 रुपीज़ है। ये उसके पास क्या है, उसका एक बजट दिया हुआ है कि ये उसका बजट है कि उसके पास कितने हैं, 100 रुपीज़ है। और वो 100 रुपीज़ से क्या है, दो फैक्टर परचेज कर सकता है। यहाँ पे आपका हम मान लेते हैं कि एक आपके पास लेबर है और एक आपके पास क्या है, कैपिटल है, कि ये इन 100 रुपीज़ का यूज़ करके इन दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है उनको परचेज कर सकता है। लेकिन इसका जो बजट है वो इस 100 रुपये से ज़्यादा नहीं जाएगा जब इनके प्राइस क्या हो, गिवन हो। कि मान लीजिए आपके जो लेबर है वो वन लेबर इक्वल है किसके, 10 रुपीज़ वो जो है अपनी लेबर
लेती है। यानी कि एक लेबर का जो प्राइस है, एक लेबर का जो प्राइस है यहाँ पर वो इक्वल है किसके, 10 रुपीज़ के। दूसरा हमारे पास क्या है, अगर हम माने कैपिटल का जो प्राइस है वो हम मान लेते हैं 20 रुपीज़। तो इनके किस किस कॉम्बिनेशन को एक जो प्रोड्यूसर है वो यूज़ कर सकता है, इस 100 जो इसके पास टोटल एक्सपेंडिचर है, तो उसको हम बोलते हैं आइसो कॉस्ट लाइन। कि एक जो लेबर और कैपिटल की कितनी यूनिट जो है उसको शो करेगा, उसको हम बोल लेंगे आइसो कॉस्ट लाइन। कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे पास जो लेबर और कैपिटल जो है वो दी हुई है, कि ये हमारे पास कैपिटल और लेबर की हमारे पास यूनिट है, कि आपके पास जो लेबर है उसके प्राइस है 10 रुपीज़ और जो आपके पास कैपिटल है उसके प्राइस कितने हैं 20 रुपीज़। और टोटल एक्सपेंडिचर या जो आपके पास प्रोड्यूसर है उसके पास जो रुपीज़ हैं, जो आपके पास उत्पादक है उसके पास क्या है 100 रुपये हैं। और इन 100 रुपये की हेल्प से वो क्या है, दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन परचेज करेगा। एक हम बोल लेते हैं जिसमें आपका लेबर है और दूसरा आपके पास क्या है कैपिटल है। तो इनका कितना कितना वो यूज़ कर पाएगा उसकी हम यहाँ पे बात करते हैं। कि मान लीजिए आपके पास क्या है 100 रुपीज़ है, ये 100 रुपीज़ क्या है हैं इसके पास। तो अगर 100 यूनिट से ये क्या करता है 10 लेबर्स परचेज करता है, तो एक लेबर का प्राइस कितना है, ये है प्राइस कि एक लेबर के प्राइस कितने हैं 10 रुपीज़ है और इसकी क्या है 10 यूनिट ये परचेज करता है। किसकी, ये लेबर है, ये भी लेबर है। प्राइस कितने हैं 10, यूनिट कितनी परचेज करेगा 10, तो टोटल खर्चा कितने का आएगा 100 के इक्वल। तो अगर ये सारे के सारे पैसे इस लेबर के ऊपर 10 यूनिट्स के ऊपर खर्च कर देता है, तो इसके पास जो कैपिटल परचेज करने के लिए जो पैसे बचेंगे वो इसके पास क्या है 0 बचते हैं। तो अगर ये 0 पैसे बचेंगे तो कैपिटल की एक भी यूनिट जो है वो परचेज नहीं कर पाएगा। दूसरा ये है कि अगर इसके पास 100 रुपीज़ है और ये लेबर की 0 यूनिट का यूज़ करता है, लेकिन कैपिटल की ये कितना है 5 यूनिट का ये परचेज कर पाएगा। क्यों, क्योंकि एक जो कैपिटल है उसका प्राइस कितना दिया हुआ है 20। तो अगर आप इसके पास कितने 100 रुपीज़ है तो 100 रुपीज़ में कितनी कैपिटल ये परचेज कर पाएगा 100 डिवाइड बाय 20, तो ये आपका इक्वल आता है किसके 5 के। या दूसरा आप इसको कह सकते हैं कि अगर 20 रुपीज़ प्राइस है और ये क्या है इसके प्राइस ऑफ कैपिटल है, और यूनिट अगर हम कैपिटल की दे दें कि आपकी जो कैपिटल की यूनिट है वो कितनी है 5, तो यह कितना का इक्वल आएगा, ये आपका 100 के इक्वल आता है। कि अगर वो सारा का सारा पैसा अगर अपना कैपिटल के ऊपर लगा देता है तो उस कंडीशन में वो 5 जो कैपिटल है उसको परचेज कर पाएगा। दूसरी जो थर्ड कंडीशन है वो ये आती है कि इसके पास पैसे तो 100 रुपीज़ हैं, उसमें से एक क्या करता है 4 लेबर परचेज करता है और 3 ये कैपिटल परचेज करता है। तो जब ये 4 लेबर परचेज करता है तो कितना का खर्चा आएगा, एक लेबर का है 10 रुपये, तो 4 इंटू में 10, तो खर्चा आएगा कितने का 40 रुपीज़ का। तो इसके पास कितना 100 में से इसने खर्च कितने कर दिए 40 रुपीज़ खर्च करे हैं किसके ऊपर, लेबर के ऊपर। तो अब इसके पास बचे हुए कितने हैं, रिमेनिंग इसके पास बचे हुए हैं 60 रुपीज़। तो इस 60 रुपीज़ से क्या परचेज कर सकता है एक कैपिटल, तो एक लेबर का अगर जो एक कैपिटल है उसका प्राइस अगर 20 रुपये है तो 60 रुपये के अंदर इसको कितनी कैपिटल मिलेंगी, 3 कैपिटल इसको मिल जाती है। उसके बाद ये कॉम्बिनेशन 4 की अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशन 4 क्या है, इसके पास पैसे हैं कितने 100 रुपीज़, और अगर ये उसमें से क्या है 2 लेबर यूज़ करता है तो लेबर के ऊपर जो खर्चा हुआ कितने का होगा 10 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 20 रुपीज़ का। तो इसके पास जो रिमेनिंग बचेंगे अब वो 80 रुपीज़ बचेंगे, और 80 रुपीज़ में कितनी कैपिटल परचेज कर पाएगा 4। क्यों, जब इसके प्राइस कितने हैं 20 रुपीज़ है, तो कैपिटल ही कितनी परचेज करी इसने 4। तो इसी को क्या है एक हमने डायग्राम से शो करा है कि अगर मान लीजिए उसके पास 100 रुपीज़ है, टोटल एक्सपेंडिचर जो है कुल खर्चा जो है प्रोड्यूसर की तरफ से वो कितने का किया जाएगा, ये हमारे पास क्या है टोटल खर्च या बोल सकते हैं ये कितने का है 100 रुपीज़ के। तो अगर इस 100 को अगर हम मान लेते हैं कैपिटल है और जो हमारे पास लेबर है,
कैपिटल के जो प्राइस हैं वो दिए हुए हैं 10 रुपीज़ और जो आपके पास लेबर है उसके प्राइस कितने हैं 20 रुपीज़। ये क्या है इनके प्राइस हैं। तो अगर इसके पास 100 रुपये हैं और 100 रुपये में सिर्फ कैपिटल को परचेज करता है तो कितनी कैपिटल ये परचेज कर सकता है 5। तो ए पॉइंट जो है उसके ऊपर क्या शो करता है कि यहाँ पर 5 कैपिटल की यूनिट यूज़ करता है और लेबर आपके पास क्या है 0 है। ठीक, जहाँ पर इसका 100 रुपीज़ जो है वो एक्सपेंडिचर हो जाता है किसके ऊपर कैपिटल के ऊपर। जो हमारे पास बी कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो बी कॉम्बिनेशन आपका क्या बताता है कि इसने कैपिटल की कितनी यूनिट का यूज़ करा है 4 यूनिट कैपिटल की, और जो आपके पास 2 यूनिट है वो लेबर की यूज़ करता है। तो कैपिटल के ऊपर कितना खर्चा आएगा, टोटल इसके पास कितने हैं, वो इसके पास हैं तो 100, लेकिन 100 में से ये 80 रुपीज़ तो खर्च करता है कैपिटल के ऊपर और 20 रुपीज़ खर्च करता है इसके ऊपर लेबर के ऊपर। इसी तरीके से आपका कॉम्बिनेशन सी है जहाँ पर आपको बताता है कि ये यूज़ करता है 3 कैपिटल जिसकी जो कीमत है वो टोटल हो जाती है कितनी 60 रुपीज़, और जो ये यूज़ करता है लेबर उसकी यूनिट 4 यूज़ करता है जिसकी कीमत जो है वो 40 हो जाती है। तो आपका जो कुल खर्चा आएगा वो भी अभी कितने का है 100 का है। तो इस तरीके से आप क्या है अलग अलग पॉइंट्स जब आप इसके निकाल सकते हैं। तो जब आप इन सभी पॉइंट्स को अगर हम बात करें एफ पॉइंट की, तो एफ पॉइंट अगर हमें क्या शो करता है कि यहाँ पे जो कैपिटल है उसकी 0 यूनिट का जो है वो यूज़ करता है इस एफ पॉइंट के ऊपर, कि एफ पॉइंट के ऊपर 0 यूनिट जो है वो यूज़ करता है कैपिटल की और 10 यूनिट जो है वो यूज़ करता है किसकी लेबर की। तो अगर हम 10 प्राइस अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है 100। कि अब जो है एफ पॉइंट के ऊपर वो कैपिटल की एक भी यूनिट का यूज़ नहीं कर रहा और सारा जो पैसा था उसने खर्च कर दिया किसके ऊपर लेबर के ऊपर। तो इन डिफरेंट पॉइंट्स जो इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो को अगर हम मिलाएं तो ये हमारे पास एक लाइन हमें ड्रॉ करके देता है जिसको हम बोलते हैं आइसो कॉस्ट लाइन, यानी कि सम लागत रेखा या सम लागत वक्र हम इसको बोलते हैं। तो ये हमारे पास दी हुई है। उसके बाद हम बात करें प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की या ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर, या हम इसको हम बात करें लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। इसका सिंपल जो मीनिंग है वो ये है कि आपका जो एक प्रोड्यूसर होता है वो किस कंडीशन के अंदर इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर होगा। तो सिंपल सी बात यह है कि एक अगर हम बात करें प्रोड्यूसर की, तो एक प्रोड्यूसर उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम में होता है जब उसके प्रॉफिट क्या हो मैक्सिमम हो। जब उसके प्रॉफिट इंक्रीज होंगे तो उस कंडीशन में क्या है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर होता है। दूसरी बात क्या है कि उसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट क्या होनी चाहिए है आपकी कम होनी चाहिए। जब उसकी कॉस्ट कम होगी और प्रॉफिट मैक्सिमम होंगे तो उस कंडीशन के अंदर क्या है एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर होगा। तो यहाँ पर क्या है बेसिकली दो तर्क हम यहाँ पे देते हैं कि आप कैसे किसी प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम निकालते हैं। उसके लिए दो यहाँ पे कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है कि जो आपके इनपुट हैं यानी कि जो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कि आपके पास एक जैसे हमने अभी लेबर को लिया था और कैपिटल को हमने लिया था कि लेबर और कैपिटल जो हमने लिया है उनके प्राइस क्या है। तो एक तो इनके जो प्राइस हैं वो इम्पोर्टेंस रखते हैं। दूसरा जो आपका प्रोड्यूसर है उसका बजट क्या है, यानी कि जो टोटल एक्सपेंडिचर कर रहा है वो कितना है, ये भी एक क्या है क्वेश्चन मार्क होता है। कि जब आपके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अगर प्राइस टोटल जो बजट है अगर वो दिया हुआ हो तो हम उस किस कॉम्बिनेशन को यूज़ करें ताकि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करके हम प्रॉफिट को क्या कर सकें मैक्सिमाइज कर सकें एक गिवन कॉस्ट के ऊपर। प्रॉफिट को हम मैक्सिमाइज कर सकें किसके ऊपर, एक जो आपके पास गिवन कॉस्ट या गिवन आपके पास क्या हो लागत हो, तो उसको हम बोलते हैं क्या कि आपका जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा जब उसके प्रॉफिट क्या होंगे मैक्सिमम होंगे। तो अगर हम बात करें इसके स्लोप की कि आइसोकांट जो कर्व है आइसोकोस्ट जो कर्व है उसका स्लोप क्या होता है, तो उसका स्लोप जो है आपका बेसिकली हम निकालते हैं आइसोकोस्ट लाइन या जिसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ आइसोकोस्ट लाइन। तो ये आपका इक्वल होता है किसके प्राइस ऑफ लेबर
अपॉन में प्राइस ऑफ कैपिटल को जब आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या है, स्लोप आ जाता है किस चीज़ का, आइसो कॉस्ट लाइन का। तो यहाँ पर हम क्या है अब निकालेंगे दो चीज़ें कि एक तो आपका जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है वो क्या होता है। तो ये हमें पीछे अभी बता दिया मैंने कि आइसो जो कॉस्ट लाइन है उसका स्लोप आपके पास क्या होता है, कि आइसो कॉस्ट का जो स्लोप होता है प्राइस ऑफ लेबर अपॉन प्राइस ऑफ कैपिटल यहाँ पे होता है। द ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर विल बी इंडिकेटेड बाय द पॉइंट एट विच आइसो क्वांट कर्व इज टेंजेंट टू आइसो कॉस्ट लाइन, कि आपका जो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है वो कहाँ पर शो करेगा, वो एक ऐसी जगह शो करता है जहाँ पर आपका क्या है, आइसो कॉस्ट लाइन को टच करे क्या, आइसो क्वांट कर्व। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पर हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं कि हमारे पास क्या है, ये ओ एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, ओ वाई एक्सिस है, कि ये हमारे पास मान लेते हैं आपकी क्या है, आइसो कॉस्ट लाइन है ए और बी। तो आपका जो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होगा या जो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन जो है फैक्टर का वो कहाँ पर होगा, जहाँ पर आपका जो आइसो क्वांट जो कर्व है वो टच करे किसको, आइसो कॉस्ट लाइन, जिसको हम बोलते हैं आई क्यू, कि ये आपका इस ई पॉइंट के ऊपर टच करता है। तो ये ई पॉइंट आपको क्या शो करेगा, ये आपको शो करता है ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर, यानी कि जो साधन है उसका अनुकूलतम संयोग को ये प्रकट करेगा। तो इसको हम देख लेते हैं, ये हमारे पास क्या होता है कि आपका जो प्रोड्यूसर है वो, तो प्रोड्यूसर की यहाँ पे हमने बात करी कि आपका जो प्रोड्यूसर होता है उसकी दो कंडीशन होती है, द आउटपुट डिराइव फ्रॉम द लेवल ऑफ मैक्सिमम, कि आउटपुट डिराइव्ड फ्रॉम ए गिवन लेवल ऑफ इनपुट इन मैक्सिमम, कि एक तो हमारे पास ये इसकी कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन इसके अंदर जो होती है हमारी वो होती है द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए गिवन आउटपुट इज़ मिनिमम, कि आपका जो इनपुट जब हम यूज़ करते हैं तो उससे आउटपुट क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए कि मैक्सिमम आपका हो। कि मान लीजिए आपके पास क्या है, लेबर और कैपिटल है, इस लेबर और कैपिटल की आप जब यूनिट का जब आप यूज़ करें तो आपका जो आउटपुट है यानी कि जो आपका उत्पादन है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो एक तो कंडीशन है ये। दूसरी कंडीशन ये है कि जब आप जो इनपुट यूज़ कर रहे हैं लेबर और कैपिटल का, तो इसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट क्या हो, आपकी मिनिमम हो। तो ये मिनिमम कॉस्ट को क्या है, शो करता है। तो ये कंडीशन है दो, कि ऐसी कंडीशन यहाँ पे एप्लीकेबल होने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास ये कर्व है, तो इस कर्व को हम बेसिकली थोड़ा सा ड्रॉ करके भी देख लेते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाए कि हमारे पास क्या है, दो कर्व है हमारे पास, दो लाइनें हैं, एक ओ एक्सिस है और एक हमारे पास क्या है, ओ वाई एक्सिस है। ये हमारे पास क्या है, लाइनें हैं, एक हमारे पास ए बी लाइन हम इसको बोल लेते हैं कि ए बी पॉइंट है हमारे पास। ये ए बी लाइन जो आपकी है इसको हम बोलते हैं आइसो कोस्ट लाइन। ये हमारे पास क्या है, आइसो कोस्ट लाइन है। और हमारे पास क्या है, दो आइसो क्वांट कर्व हैं, एक हमारे पास क्या है, आइसो क्वांट 1 है जो कि आपकी 50 यूनिट का प्रोडक्शन को शो करता है, और एक हमारे पास क्या है, आइसो क्वांट 2 है जो आपकी 100 यूनिट ऑफ आउटपुट को शो करता है। तो पीछे जो अभी हमने कंडीशन पढ़ी वो कंडीशन क्या थी कि आपका जो कॉम्बिनेशन होता है वो उस कंडीशन पर इक्विलिब्रियम में होगा जहाँ पर आपका क्या है, आइसो क्वांट जो लाइन है वो टेंजेंट करे किसको, आइसो कोस्ट लाइन को, कि आपका जो आइसो क्वांट कर्व है वो क्या करे, टेंजेंट करे। टेंजेंट का मतलब कि वो स्पर्श करे किसको, आइसो कोस्ट लाइन को। तो उस कंडीशन में क्या है, जो आपका कॉम्बिनेशन होता है वो एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन को यहाँ पे शो करती है, या आप इसको कह सकते हैं कि वो कंडीशन किसकी है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशन हम उसको कह सकते हैं कि उस कंडीशन के अंदर जो आपका प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होता है। कि अगर हम बात करें कि इस कंडीशन में क्या, कि एक कंडीशन तो हमारे पास क्या है, कि कंडीशन हमारे पास है ये, कि यहाँ पर आपका क्या है, इस ए पॉइंट को अगर हम लें तो
तो ए पॉइंट के ऊपर क्या है, हमारी दोनों कंडीशन पूरी होती हैं कि ए बी जो आपकी आइसो कोस्ट लाइन है उसको टेंजेंट कर रहा है क्या, आइसो क्वांट 1, कि इस ए पॉइंट के ऊपर जो इक्विलिब्रियम है वो क्या है, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम है। क्यों, जो आपका प्रोड्यूसर है उसका इक्विलिब्रियम किस प्रकार से है कि यहाँ पर आपका जो आइसो क्वांट कर्व जो 100 है वो किसको शो करता है, वो आपका इक्वल है किसके, आइसो कोस्ट लाइन के, कि वो आइसो कोस्ट को क्या करता है, टेंजेंट करता है, यानी कि आइसो क्वांट को क्या है, स्पर्श कर रहा है किस, इस ए पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पर आपका क्या है, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम यहाँ पे हम शो करते हैं कि यहाँ पर आपकी जो 10 और 15 यूनिट अगर हम लेबर का यूज़ करते हैं तो ये आपकी क्या है, एक तो प्रॉफिट यहाँ पे क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे, प्रॉफिट मैक्सिमम है, और जो आपकी कॉस्ट है वो यहाँ पर क्या होती है, लोवेस्ट कॉस्ट यहाँ पर होगी। दूसरी अगर हम बात करें इसकी सेकंड कंडीशन की, तो सेकंड कंडीशन जो है वो आपकी किसको शो करती है, सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास ए है, इसको हम बोलते हैं बी। तो ये तो था हमारे पास इक्विलिब्रियम। ये अगर हम बात करें कि आपका अगर आइसो क्वांट कर्व जो है वो 50 पर हो, यानी कि वो नीचे वाला आइसो क्वांट कर्व हो, तो इसके पॉइंट क्या है, एक तो आर पॉइंट और एक एस नाम हम इसको दे देते हैं, कि ये जो आपकी लाइन है वो बेसिकली किसको शो करती है कि आपकी जो कॉस्ट है, वो कॉस्ट तो आपकी कितनी है, कि मान लेते हैं आपकी जो कॉस्ट है ए बी जो लाइन है उसके ऊपर आपकी कितनी है, 100 है, कि 100 के इक्वल आपकी क्या है, कॉस्ट आ रही है 100 रुपीज़ के इक्वल। लेकिन जो आपका प्रोडक्शन है वो कितने का आप कर रहे हैं, यहाँ पे आपका जो प्रोडक्शन है वो आप कितने यूनिट का कर पा रहे हैं, 50 यूनिट। कॉस्ट आपकी ज़्यादा है, प्रोडक्शन आपका कम है, क्योंकि जो हमारी कंडीशन है वो कंडीशन यहाँ पर ए और एस पॉइंट के ऊपर फुलफिल नहीं होती है। ए जो हमारी जो कंडीशन है इसके ऊपर फुलफिल कैसे नहीं होती, क्योंकि हमने एक कंडीशन पढ़ी है कि आपका जो प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम है वो वहाँ पर होता है जहाँ पर आपका आइसो कोस्ट लाइन को आइसो क्वांट क्या करे, टेंजेंट करे, यानी कि वो उसको क्या करे, स्पर्श करें। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो आपको पॉइंट आर और जो पॉइंट एस है इसके ऊपर आइसो क्वांट टेंजेंट नहीं कर रहा, बल्कि आइसो क्वांट क्या है, इसको कट कर रहा है, और यहाँ पर आपकी जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं है। यहाँ पर आपकी कॉस्ट क्या है, ज़्यादा आ रही है, और आप प्रोडक्शन क्या है, कम कर रहे हैं। सेम कंडीशन हमारी क्या है कि अगर आपकी जो कॉस्ट कर्व है वो अगर आपका CD हो, कि आपका जो CD का कॉस्ट कर्व अगर आपका दिया हुआ हो, तो अगर हमारे पास जो पॉइंट M और जो पॉइंट N है इसके ऊपर भी आपका जो इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है, जो आपका सिर्फ ये E पॉइंट है यहाँ पर हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो कंडीशन है इक्विलिब्रियम की वो फुलफिल हो जाती है कि आपका जो आइसो कोस्ट लाइन जो है वो टेंजेंट करती है किसको, आइसो क्वांट कर्व को। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपकी कंडीशन क्या है ऑप्टिमम की। कंडीशन, दो कंडीशन की इसके अंदर हमने बात करी कि एक तो आपका क्या है कि पहली कंडीशन तो आपको बताती है क्या कि आइसो कोस्ट लाइन टेंजेंट करें, आइसो कोस्ट लाइन आपकी क्या है, टेंजेंट करे किसको, आइसो क्वांट कर्व को। ये है कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपका जो आइसो क्वांट कर्व है, ये हमारे पास क्या है, आइसो क्वांट कर्व, जो आपके पास आइसो क्वांट कर्व है वो क्या होना चाहिए, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये आपके पास होना हो चाहिए, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो ये दो कंडीशन आपकी क्या है, जब एक साथ फुलफिल होती हैं तो हम उसको बोलते हैं कि ये आपका जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होता है। ये दोनों कंडीशन एक साथ आपकी एप्लीकेबल होती हैं। जब ये दोनों कंडीशन आपकी एक साथ एप्लीकेबल होंगी तभी हम उसको क्या बोलेंगे कि वो एक प्रोड्यूसर के लिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहाँ पर
होती है। तो हम इसको कैसे कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर कोई कंडीशन आपकी है, वो कंडीशन आपकी इस प्रकार की हो कि ये आपके पास क्या है, एक आइसोकोस्ट लाइन है ए और बी, और ये हम मान लेते हैं कि आपका जो आइसो क्वांट कर्व है वो आपका क्या है, इस प्रकार से कि ये हमारे पास क्या है सी और डी, ये सी डी हमारे पास क्या है, एक आइसो क्वांट कर्व है। तो एक कंडीशन तो फुलफिल हो जाती है कि ये आपका जो ये ई पॉइंट है, इस ई पॉइंट के ऊपर दोनों इक्वल है, आइसो कोस्ट लाइन इक्वल है किसके, आइसो क्वांट कर्व के। लेकिन जो सेकंड कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होती कि यहाँ पे जो आपका सी डी है वो आपका कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन नहीं है, यानी कि जो इसकी रेट है वो आपकी MRTS जो है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन नहीं है, बल्कि ये क्या है, कॉनकेव टू द ओरिजिन है। तो इस कंडीशन को हम क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं कह सकते, यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं है। इक्विलिब्रियम की जो सही कंडीशन है वो आपकी सही कंडीशन होती है इस टाइप से कि आपके ये अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक बजट लाइन है ए और बी, तो इसके अगर आपका जो आइसो क्वांट कर्व है अगर वो इस तरीके का हो तो यहाँ पर आपकी क्या है, दोनों कंडीशन जो है वो फुलफिल हो जाती हैं कि इस ए पॉइंट के ऊपर आपका जो है वो आइसो क्वांट जो है वो इक्वल होता है किसके, आइसो कोस्ट लाइन के। दूसरा यहाँ पे जो ये शेप होती है वो आपकी इक्वल होती है किसके, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन की जो शेप, यहाँ पे आपकी जो शेप है वो भी क्या है, आपकी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। तो ये इसको हम शो कर सकते हैं कि आपका जो MRTS जिसको हमने निकाला था वो किस तरीके से होता है कि आपकी कॉस्ट है उसका स्लोप क्या होता है, कि ये हमारे पास होता है कि हमने आइसो क्वांट कर्व जो है उसका स्लोप हमने फाइंड किया था किस प्रकार से कि हमारे पास क्या था, डेल्टा TP अपॉन में क्या था हमारे पास, डेल्टा K इक्वल था हमारे पास डेल्टा TP अपॉन में डेल्टा L के। तो ये इक्वल आता था हमारे पास किसके, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, और ये हमारे पास किसका था, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो जब इसको हमने शो करा था तो ये हमारे पास किसके इक्वल आता था, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय डेल्टा K इक्वल है किसके, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मल्टीप्लाई बाय मार्जिनल प्रोडक्ट जो आपके पास लेबर है वो। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमने क्या है, इस तरीके से इसको फाइंड किया था कि आपका L जो है वो डेल्टा L यहाँ पर आ जाएगा और डेल्टा K हमारा इस साइड चला जाएगा। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन सोल्व होकर बनती थी वो हमारे पास क्या थी, MP L अपॉन में MP K इक्वल है किसके, डेल्टा K अपॉन में डेल्टा L। और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि हमारे पास जो स्लोप ऑफ आइसोकोस्ट लाइन है वो किसके इक्वल होता था, प्राइस ऑफ लेबर अपॉन में प्राइस ऑफ कैपिटल, यानी कि इसको हम डिनोट कर सकते हैं PL अपॉन में PK से। ये तीनों चीज़ें इक्वल हो, MPL अपॉन में MPK इक्वल है किसके, डेल्टा K अपॉन में डेल्टा L इक्वल है किसके, PL अपॉन में PK के। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं कि ये आपकी क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहाँ पर होती है। तो ये कंडीशन हमारे पास आती है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपेंशन पाथ की। तो एक्सपेंशन पाथ बेसिकली क्या है, आपको डिफरेंट पॉइंट्स बताता है एक किसके बारे में, ऑप्टिमम कॉस्ट के बारे में, कि आपका डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो कैसे होता है। कि आपका जो आइसो क्वांट कर्व है, एक्सपेंशन पाथ उन सभी बिंदुओं को प्रकट करता है, उन सभी पॉइंट्स के बारे में हमें बताता है जो कि प्रोडक्शन के उन डिफरेंट पॉइंट्स को शो करता है, जो कि आपके लोवेस्ट कॉस्ट के बारे में बताता है। कि ये क्या है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, लेबर और कैपिटल हम यूज़ करते हैं कि हमारे पास क्या है, कैपिटल है और ये हमारे पास क्या है, लेबर है। इनके हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन को यूज़ करके हम जो प्रोडक्शन है वो करते हैं। एक जो हम मान लेते हैं कि आपका जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहाँ पे है हमारे पास। तो ये बेसिकली क्या है, हमें डिफरेंट प्रोडक्शन डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को बताता है कि विभिन्न जो
उत्पादन जो उत्पादक है उनके संतुलन के जो बिंदु हैं उनको बताता है कि आपको मान लीजिए कि जो प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम है वो 100 यूनिट के ऊपर है, 200 यूनिट के ऊपर है और 300 यूनिट के ऊपर है। जब आपकी जो कॉस्ट है वो क्या हो, आपकी कॉस्ट मिनिमम हो और प्रॉफिट आपके क्या हो, मैक्सिमम हो, तो ये एक ऐसे पाथ को ये बताता है। फॉर एग्जाम्पल ये हम क्या है इसको एक डायग्राम से यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ओ एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, एक ओ वाई एक्सिस है। हम बात करें अगर ए बी हमारे पास क्या है, ए बी एक हमारे पास आइसो कोस्ट लाइन है, ठीक, और ये हमारे पास क्या है, एक आई क्यूब लाइन है, आइसो क्वांट लाइन। और आइसो क्वांट लाइन इसको हम नाम देते हैं आइसो क्वांट 1, जो कि आपका 100 लेवल ऑफ आउटपुट को बताती है। तो ए पॉइंट के ऊपर यहाँ पर क्या है, इक्विलिब्रियम है, क्योंकि यहाँ पर आपकी दोनों जो कंडीशन है वो यहाँ पर फुलफिल होती है। तो आइसो क्वांट 1 जहाँ पर आपका जो प्रोडक्शन है वो 100 यूनिट का है, तो आपकी जो इक्विलिब्रियम की दोनों कंडीशन है वो पूरी हो जाती हैं कि एक तो आपका जो आपका कॉस्ट कर्व है, यानी कि जो आपकी आइसो कोस्ट लाइन जो है वो आपकी टेंजेंट करे किसको, आइसो क्वांट कर्व को। तो दोनों ही कंडीशन यहाँ पे पूरी हो जाती हैं। ये तो आपकी फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है कि आपका जो आइसो क्वांट कर्व है वो क्या हो, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन हो। तो ये दोनों ही कंडीशन हमारी यहाँ पर फुलफिल होती हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, सेकंड है कि हमारे पास इवन पॉइंट है। तो इवन पॉइंट जो है वो भी आपका क्या है, एक अलग आउटपुट लेवल को बताता है कि जब आपका पास आइसो क्वांट 2 है तो और आपके पास जो प्रोडक्शन है वो कितने का है, 200 यूनिट का है। कि जैसे कॉस्ट बढ़ती है तो वैसे ही आपका जो प्रोड्यूसर है उसका इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो इवन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है जो कंडीशन है वो E2 लेवल पे, कि यहाँ पे आपका आइसो क्वांट कर्व क्या है वो 3 है और जो आपका इक्विलिब्रियम है वो पॉइंट पा जाता है किस, इस E2 पॉइंट के ऊपर। तो जब आप जो आपका E1 और E2 पॉइंट है, जब आप इन तीनों पॉइंट्स को जब आप मिलाएंगे तो आपके पास जो लाइन बनती है उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन पाथ, या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विस्तार पथ। तो ये हमारे पास क्या होती है, विस्तार पथ हम इसको बोलते हैं। कि ये क्या है, आपको एक डिफरेंट लेवल जो है सभी एक ऑप्टिमम कॉस्ट के बारे में ये हमें शो करती है कि एक जो प्रोड्यूसर है वो अलग अलग कंडीशन में कहाँ पर उसका इक्विलिब्रियम कंडीशन दी हुई है। तो ये बेसिकली आपका कंप्लीट होता है चैप्टर, यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 आपका, जिसके अंदर हमने आइसो क्वांट जो कर्व है वो क्या होता है उसका पढ़ा, और जो आपके पास प्रोड्यूसर है उस प्रोड्यूसर का जो इक्विलिब्रियम है वो आपका किस पॉइंट के ऊपर होता है उसकी हमने यहाँ पर स्टडी करी। तो ये आपका आज का जो चैप्टर था, ये चैप्टर आपका यहीं पर फिनिश होता है। तो अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अब आपसे कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।